बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। दिल का मर्ज़ दुनिया भर में बढ़ रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, कोलेस्ट्रॉल के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं लिपिड प्रोफाइल के, जिसके अंदर एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल कहते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स। ये दोनों दिल के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। और क्या वजूहात हैं, किस तरह हम कोलेस्ट्रॉल को कम रख सकते हैं ताकि दिल के अमराज से और फालिज से बचा जा सके, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। और हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर उरूज रियाज। आप एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर उरूज, लिपिड प्रोफाइल क्या होता है आम लोगों के लिए, ये बताएं ज़रा। लिपिड प्रोफाइल जो हम करवाते हैं टेस्ट वगैरह, उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें एक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, दूसरा एक जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं HDL, और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसका आपने जिक्र किया वो होता है LDL। तो कुल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी 2 कंपोनेंट्स भी होते हैं लेकिन मेजरली हम इनके ऊपर ज़्यादा बेस कर रहे होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी हो सकता है क्या? एक है जो कुछ थोड़ा अच्छा हो सकता है, मतलब कुछ परसेंटेज ऐसी है जो कि आपको उतनी नुकसानदेह नहीं होती आपके लिए, और थोड़ी बहुत आपकी बॉडी में होनी चाहिए। लेकिन बाकी ज़्यादातर जो परसेंटेज है आपकी जो ट्राइग्लिसराइड्स की है और जो LDL दैट इज़ कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो चीज़ें आपके पास कम होनी चाहिए। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके क्या नुकसानात होते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल के बहुत से नुकसानात हैं। ये बेसिकली जो आपके पास शरह, जैसे हमारे पास दिल के अमराज की या दिल के दौरों की या फालिज की, ये जो बढ़ती है, आपकी जो नसें होती हैं, आर्टरीज़ जो हैं, उसके अंदर डेपोजिशन होती है इस बैड कोलेस्ट्रॉल की। ये जब बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाता है तो जाके वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाता है। जब डिपॉज़िट हो जाता है तो फिर वो उसको नैरो डाउन कर देता है, छोटा कर देता है। छोटा करता है, खून का बहाव वहाँ कम हो जाता है, इन टर्न दिल का दौरा या हुए फालिज हो सकता है। डॉक्टर उरूज, ये एक दिन में तो मुमकिन नहीं है, तो क्या ये बचपन से होना शुरू हो जाता है? नहीं, इसकी मशक्क़त के लिए कुछ काफ़ी टाइम लगता है। बचपन से तो कुछ लोगों में जिनमें बचपन से होता है उनमें हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ख़राब होती हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हम ये सुनते थे कि दिल के दौरे या फालिज के असरात बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यंग एज के अंदर और जैसे 30s में, इवन वी हैव सीन इन लेट 20s एज़ वेल, कि दिल की तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। तो इसके अंदर इसके असरात अगर शुरू से डिपॉजिट होने शुरू हो जाएं तो फिर आगे जाके आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कितने अरसे के अंदर हुआ है। तो ये हमारे पास यंग एज में भी आ सकता है, मिडिल एज में भी और एल्डरली के अंदर भी। तो बचपन में जो मोटापा है, क्या ये आगे चल के दिल के अमराज के लिए का बायस हो सकता है? चाइल्डहुड ओबेसिटी आगे जाके दिल के अमराज भी, फालिज भी, वो इसी वजह से क्योंकि ये लोग ज़्यादातर प्रोन होते हैं कि इनके अंदर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन और ये कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह का डेपोजिशन हो, प्लस एक सेडेंट्री किस्म के लाइफस्टाइल की आदत सी पड़ गई होती है। तो ये जो बच्चे मूव नहीं करते, डेफिनेटली वो ही जो है वो आगे जाके इन चीज़ों का शिकार होते हैं। तो ये स्टार्ट या बचपन से हो सकता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस अर्ली लेट 20s के अंदर, अर्ली 30s में ये डेवलप कर सकती हैं। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL की आप बात कर रहे हैं, ये कितना होना चाहिए आम बंदे में? यूजुअली जो इसका कट ऑफ है डिफरेंट लैब्स के में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम 100 का कट ऑफ लेते हैं। 100 के बिलो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बिटवीन 100 एंड 150 इट्स अ ग्रे एरिया, और फिर 150 से अबव देन इट बिकम्स समथिंग अ न्यूजेंस फॉर अस। और शुगर के मरीज़ों में यही? शुगर के मरीज़ों में हमारा कट ऑफ और कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक जो कार्बोहाइड्रेट का जो एक समझे शुगर के हवाले से अपने तकलीफ़ बढ़ रही होती है, फालिज के असरात उसमें ज़्यादा होते हैं जिनको शुगर का मर्ज़ होता है। दिल के जो मर्ज़ हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं जिनको शुगर, तो उनके अंदर 2 फोल्ड किस्म का हो जाता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर चल रही है उनके अंदर हमें जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनको और लोअर रखना पड़ता है। जैसे सिमिलरली जिनको शुगर होती है उनके अंदर हमें ब्लड प्रेशर्स के भी कट ऑफ और नीचे रखने पड़ते हैं, सो दैट उनको क्यूमुलेटिवली उतना नुकसान ना हो जितना कि वैसे हो रहा होगा। आपने ट्राइग्लिसराइड्स की बात की, ये क्या कोलेस्ट्रॉल है? ये भी एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है जो कि साइज़ में थोड़ा सा आपके जो नॉर्मल LDL होता है इससे कम होता है, लेकिन इसकी मिकदार अक्सर बॉडी में ज़्यादा होती है और ये भी इन टर्न जाके ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी बॉडी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में या साउथ एशियन की बात करें तो LDLs के अलावा भी ट्राइग्लिसराइड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी हमें एक अलग से केटर करना ज़रूरी है। तो वो भी एक तरीके से कल्प्रिट हो सकता है एज इन टर्म्स ऑफ अ बैड
कोलेस्ट्रॉल। तो इसकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या सिर्फ दवाइयों पे रहना चाहिए या कोई और तरीका भी है? असल में मेटाबॉलिक चीज़ों के अंदर, मेटाबॉलिक बीमारियों के अंदर सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी नहीं हैं। तो उनके अंदर अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, अगर कोई ऐसा है जो दवाइयाँ खा रहा है लेकिन सिमिलरली साथ में अपनी शुगर का ख्याल नहीं रख रहा, या फिर कोई दवाइयाँ खा रहा है साथ में स्मोकिंग भी हो रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर्स उतने ज़्यादा, या ओवरऑल अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो आजकल जितना स्ट्रेस लेवल है, सिर्फ अकेले दवाइयाँ खाने से चीज़ों का बेहतर होना मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए हमें दवाइयाँ भी, उसके साथ क्या ग़िज़ा चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आपको अपने जो बाकी कोमॉर्बिड्स मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ एक ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉड्यूलेट करना है, कितना खाना है, कब खाना है, और कराची वालों के स्पेशली कब खाना है, और स्पेशली एक्सरसाइज सिर्फ कह देना कि एक्सरसाइज करनी है, बट व्हाट फॉर्म इज़ पॉसिबल इन आवर पॉपुलेशन, और अपने जो बाकी कोमॉर्बिड्स हैं उसको कंट्रोल करना है। तो डॉक्टर उरूज, सबसे पहले हम ग़िज़ा की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बताया, तो ग़िज़ा में कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए? असल में इंसान बनाया गया था काम करने के लिए, और ग़िज़ा सिर्फ इतनी इस्तेमाल हो जितनी की ज़रूरी है, लेकिन अब हम जीने के लिए जो है वो खाना चाहिए, अब हम खाने के लिए जीते हैं। तो हमारी जो मिक़दार है, जो प्लेट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके अंदर जो यूजुअल तनासुब रखा गया है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक थोड़ा चंक, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, जैसे जिसमें गोश्त आता है, अंडा आता है, डेयरी आती है, इसका दालें भी आती हैं, बिल्कुल, वो उसका एक चंक, और एक थोड़ा तो इससे आधा हो वो आपके फ़ैट्स का कंटेंट। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली डाइट में से एलिमिनेटेड है ये चीज़, लेकिन हमारा जो नॉर्मल खाना पीना है, अगर हम नॉर्मल अपने पाकिस्तानी फ़ूड की बात करें तो उसमें हम प्रोटीन को कहीं बहुत नेगलेक्ट कर देते हैं। हमारा जो मेन डाइट चंक है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फ़ैट्स के ऊपर। सब्ज़ियाँ हम जिस फॉर्म में खाते हैं उस फॉर्म में शायद खाने की इंडिकेशन नहीं है, उसको भून के उसकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो निकल चुकी होती हैं। फिर रॉ सब्ज़ियाँ, सैलड्स खाने का पाकिस्तानियों में ज़्यादा तसव्वुर नहीं है। फिर उसके ऊपर रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सैचुरेटेड आपके जो फ़ैट्स हैं घी की फॉर्म में, जब तक सालन पे तरी नहीं आती लोगों को लगता है सालन बना नहीं। मीट के फॉर्म में भी हम लोग जो बीफ लवर्स हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि फ़िश की तरफ जाया जाए, जिसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अच्छा, इसके अलावा नमक का तनासुब, तो ये सब चीज़ें मिला के हमारी जो डाइट है उसको वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दी डाइट्स की तरफ ज़्यादा शो करती हैं, पोर्ट्रे करती हैं। और खुशी गमी में भी हमारा जो है खाने पीने का जो रिवाज है, देगें और वो सारी चीज़ें, उसके बारे में बताएं। असल में हमारे यहाँ लोग अब जो मिल के बैठते हैं ना, तो वो या तो खाने पे या अनफॉर्चुनेट चाय पे या स्मोकिंग करने के लिए। तो हमारी जो सारी हैबिट्स हैं वो कुछ खाने पीने से ही रिलेटेड हैं। हम लोग बैठ के कोई पहले के ज़माने में लोग लूडो खेलने, कैरम खेलने ऐसे करके, या कोई लोगों के नाइट मैचेस हुआ करते थे, अब भी होते हैं लेकिन उसका बहुत तनासुब बड़ा कम हो गया है। जो लोग शायद बचपन से खेलते आ रहे होंगे सिर्फ वही खेल रहे हैं। तो हम लोग की सारी जो सोशल गैदरिंग्स हैं वो कुछ ना कुछ खाने से ही रिलेटेड होती हैं। तो वो चीज़ें मेरे ख़्याल में हमारे पास, इसीलिए हमारे अंदर मेटाबॉलिक डिजीज़ का जो शरह है वो एज सच साउथ एशियंस के अंदर ज़्यादा है बनस्बत फ्रॉम द यूरोपियन सोसाइटी। आपने एक बहुत अच्छी बात की, स्मोकिंग जो करते हैं तो वो अपने दोस्त भी फिर स्मोकर ही बना लेते हैं, तो ज़्यादातर ताकि वो एक साथ में एक वो कुछ पेयर गैदरिंग सी होती है ना, कि आप भी कर रहे हो, जब दो लोग मिलके शायद कोई काम कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि दो लोग कर रहे हैं तो ठीक कर रहे होंगे, तो उसमें आपका गिल्ट थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज़, हम सैलेड खाने शायद अकेले जाएं, हम निहारी खाने सब साथ में जाएंगे, तो वो जो सब खा रहे होंगे तो आपको अपना गिल्ट थोड़ा कम लगेगा कि हाँ ठीक है, सही, ये भी तो खा रहा है, इसको भी कुछ नहीं हो रहा तो लाइकली मुझे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी जो पेरेंटेज है, जहाँ से जैसे हमारी जो जनरेशन्स में हमें बीमारियाँ बहुत सारी, बहुत तादाद में मिली हैं, उसके ऊपर अगर हम इसी किस्म का लाइफस्टाइल, इसी किस्म का स्ट्रेस हम कंटिन्यू करते हैं तो वी आर नॉट हेडेड टुवर्ड्स अ वेरी गुड आउटकम। इसकी क्या वजह है जेनेटिक्स की, हमारी जो हमें हेरिटेज में मिल रही है ये सारी? जेनेटिक्स असल में बेसिकली, अगर मैं बहुत आम अल्फाज में बात करूँ, एक आदत है
जो चीज़ें शायद मेरे वालिदैन शौक़ से किया या उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे, मैं अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी वही चीज़ें ज़्यादातर प्लान करूँगी। लेकिन टू ब्रेक दिस कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर किस्म का स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमारे घर में हमेशा से नमक ज़्यादा डलता आया था तो हमारे ज़बान को एक जायका ही उसी का है, तो उसमें से हम अगर किसी के घर कम नमक होगा तो हम ऊपर से टेबल सॉल्ट छिड़क के खाया करेंगे। अच्छा, सिमिलरली जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का रिवाज या रिफ़ाइंड, पहले के ज़माने में तो ये इतना ऑर्डरिंग और ये वाली चीज़ नहीं थी। अब तो बहुत डिफरेंट, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ऑर्डर कर लिया, रात के 2 बजे भी कर लिया, अब किसी को ना जाना पड़ रहा है ना कुछ, तो वी मेड इट क्वाइट ईजी कि वो आसानी से डिलीवर भी हो जाता है, हम खा पी भी लेते हैं। और नमक कितना इस्तेमाल करना चाहिए? आपने नमक का किताब तो 1 चुटकी जितना नमक कहती है, 6 ग्राम पूरे दिन के अंदर 1 चुटकी जितना, लेकिन हमारे यहाँ जायका जो है वो बिल्कुल नमक से डिपेंडेंट है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर उरूज, ये आटे में नमक का जो रिवाज है और सैलड के ऊपर जो नमक डालते हैं वो कितना नुकसानदेह? नुकसानदेह तो इसलिए है कि जो भी कुक्ड सॉल्ट होता है उसकी जो समझें ख़राब करने की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आटे में नमक की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, लेकिन हमारे जायक़े को लग गया है तो अब हमें बग़ैर उसकी फीकी रोटी लगती है। दूसरी चीज़, जो ऊपर से हम सैलड्स में नमक डाल के खाते हैं उसमें हमें सैलड की मिकदार कम लेकिन नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा जारी होती है, तो वो अनकुक्ड सॉल्ट है तो वो हमारे लिए डेफिनेटली ज़्यादा हार्मफुल है। इन टर्म्स के हमारे ब्लड प्रेशर के लिए हार्मफुल है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, साथ में कोलेस्ट्रॉल का भी एक एलिमेंट होगा, तो दोनों चीज़ें मिल के दिल को बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। सही। और वॉक का कितना रोल है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ब्लड प्रेशर को बेहतर रखने में और शुगर को बेहतर रखने में? तीनों चीज़ों के अंदर जो वॉक है, हमारी जो एक्सरसाइज किताब कहती है, वो कम से कम 150 मिनट्स इन अ वीक, यानी कि अगर हम 30 मिनट्स एंड 5 डेज़ रखें तो इस तरह की कहती है, लेकिन दैट वॉक शुड बी, वो जैसे ब्रिस्क वॉक कहलाती है ना, तेज़ तरीके से चलना, इतना तेज़ चला जाए कि आपका सांस थोड़ा सा ख़राब हो बात करने के लिए। हम लोग ज़्यादातर समझते हैं वॉक करने का मतलब है कि पार्क में स्ट्रोल कर लिया, घर की बातें डिस्कस कर ली, तो उसको वॉक बेसिकली नहीं कहते। जो वॉक इतनी तेज़ की जाए कि वो आप किसी के साथ ना कर सकें, आप बात ना कर सकें उस दौरान में, तो उस आधे घंटे में दिल की रफ़्तार बहुत तेज़ होनी चाहिए, तो उसको ब्रिस्क वॉक कहा जाता है। उसको कम से कम 150 मिनट्स पूरे वीक में, तो यानी कि आधा घंटा 5 दिन हफ्ते के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में एडवाइजेबल है। और ये जो काम पे वॉक करते हैं जी, हम काम पे होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, दिस इज़ व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स कि ये ना आपकी बॉडी को पता है कि ये आपका नॉर्म है, आपको इतना काम तो करना ही है। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आती हैं जो ये मुस्तकिल कहती हैं कि मैं तो दिन भर बहुत काम करती हूँ, सारा सौदा सर्फ लेके आती हूँ, बच्चों को स्कूल लेके आती हूँ, तो मैं तो वॉक कर रही हूँ। तो वो जो वॉक है ना, वो एक आप अपने पेस पे कर रही हैं, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि इतने टाइम में ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ में आपकी पेस बिल्कुल स्लो सेडेंट्री जैसे आप करना चाहती हैं, और दूसरी आपकी बॉडी को पता है कि ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है। आपको एक डेडिकेटेड टाइम निकालना चाहिए जिसके अंदर आपकी बॉडी को ये रजिस्टर हो कि ये मेरा वॉक टाइम है, उसमें इतनी तेज़ रफ्तार में की जाए कि सांस थोड़ा सा ख़राब हो, इस चीज़ को वॉक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वही कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल का आपने बताया हार्ट अटैक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो अगर किस तरह बच सकते हैं हम कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाने में? कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाने के लिए हमें अपना हमारी जो खाना पीना है इसको अक्सर थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा। एक तो खाना, हमें हमारे यहाँ एक लार्ज पॉपुलेशन, अगर हम बच्चों की भी बात करें, इवन अब नाश्ता करके नहीं जाते। हमारा जो सबसे बड़ा खाना होता है वो रात का खाना होता है, जिसको खाने के फ़ौरन बाद लेट जाया सो जाया करते हैं, तो और वो होता भी काफ़ी लेट एट नाइट है, तो उसकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो भी इतनी अच्छी, हमें न्यूट्रिएंट इतना नहीं मिलता, इससे हमारी बॉडी और स्ट्रेस में जाती है। तो हमारी जो डाइट्स होनी चाहिए उसके अंदर हमारा जो मेजर, आपको जो थोड़ा बहुत भी फ़ैट या थोड़ा बहुत भी कार्बोहाइड्रेट्स लेना है वो आपको अपने नाश्ते के टाइम के ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए। दोपहर के टाइम पे आप थोड़ा सारे ले लें, और आपको जो अपना रात का खाना है वो इशा के आसपास, आप मगरिब और इशा के बीच में खाना खा चुके हों, यानी 8 साढ़े 8 8 साढ़े 8 इज़ अ वंडरफुल टाइम। जो ज़्यादा
और ज़्यादा हेल्दी टाइम है वुड बी 7 साढ़े 7, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर कराची आइज मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है नामुमकिन नहीं है बहरहाल, लेकिन जो ज़्यादा रिकमेंडेड टाइम है वो सूरज गुरूब होने के वक्त का टाइम है। तो 7:30 इज़ अ वेरी गुड टाइम, लेकिन अगर आप 8 साढ़े 8 तक भी इसको स्ट्रेच कर सकें तो वो बहुत बेहतरीन टाइम होगा। आपने नाश्ते की बात की, तो नाश्ता, प्रॉपर नाश्ता क्या होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी चाय पापे खा लिए तो ये भी तो नाश्ता है, आपके नज़दीक बेहतर नाश्ता क्या होता है? बेहतर नाश्ता वो है जिसके अंदर आपके जो प्रोटीन्स की मिकदार है, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार है, और इवन फैट भी उसके अंदर मौजूद हो, कम क्वांटिटी में सही, लेकिन वो उस वक्त का समझिए, उस वक्त आपका पेट ज़्यादा अच्छे से काम करके उसको आपको एब्जॉर्ब करा सकता है। तो उसके अंदर सिर्फ अगर हम चाय पापा लेते हैं तो चाय में तो कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू है नहीं, पापा भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर पाएगा, वो भी थोड़ा बहुत सा, तो आपकी बॉडी को ऐसा इफ़ेक्टिव न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलेगा। तो जिसके अंदर भी जैसे अगर कोई अंडा है या दूध है, दलिया है, या कोई भी इस तरह के ओट मील टाइप की चीज़ है, पेट नहीं भरा तो आप अपने जो चॉइसेस हैं उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑमलेट की फॉर्म में ले लें, आप अगर ज़्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं बॉइल्ड एग्स की फॉर्म में ले लें, लेकिन प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए मॉर्निंग्स के अंदर। अब किसी को हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो गया और साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, अब इस मरीज़ को क्या करना चाहिए सारी उम्र? ऑब्वियसली आप किसी को ये कहो कि ये वाली चीज़ आपको ताहयात आपके ऊपर बंद है, तो शायद उसके अंदर एक ना क्रेविंग डेवलप हो जाएगी कि मुझे ये चीज़ खानी ही खानी है। तो उनके लिए आइडियली ये करना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल को ऐसे सेट किया जाए कि उसके अंदर जो फ़ैट की लिमिट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज़रा कम हो, प्रोटीन्स इफ़ेक्टिवली ज़्यादा हो, थोड़ा उनकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस की वैल्यू ज़रा कम हो, ब्लड प्रेशर्स मेंटेन हो, नमक का इस्तेमाल कम, उनके साथ में कोई थोड़ी बहुत सी लाइट सी एक्सरसाइज, एंड विद दैट इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, जब कभी भी उनका अगर इसी किस्म की स्ट्रिक्ट चीज़ वो फॉलो करते रहेंगे, दे शुड बी अलाउड अ चीट मील, कि कोई भी किसी एक दिन कभी कोई दावत हो गई, कोई खुशी गमी है, कुछ ऐसा है, तो आप इतनी मिक़दार में इसको खा सकते हैं। अच्छा, खाने का मकसद ये कि आपको जो पोर्शन कंट्रोल है, आपकी जो प्लेट का साइज़ है, उसमें से आपको उस चीज़ को आप चख ज़रूर लें, लेकिन आपको पूरा का पूरा उसको कंज्यूम नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है। सही। मुझे ये बताएं कि ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जब शुरू हो जाती हैं आफ्टर हार्ट अटैक, तो क्या ये बंद हो सकती हैं? ये बिल्कुल बंद हो सकती हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑल्दो हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन ज़रा मुश्किल से उतर पाती है इसके अंदर, क्योंकि जब भी हम कभी अगर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में वो रिपीट करवाते हैं, तो स्टिल उसकी जो वैल्यू है वो आइडियल वैल्यू तक नहीं आ पाती, बिकॉज़ हमारा जो बाकी बीमारियों का कोमॉर्बिड कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर कोई बहुत स्टेड फास्ट इनको फॉलो करे, अगर अपनी डाइट के ऊपर भी, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी, तो हम इसको इफ़ेक्टिवली कम और ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन ये ख़त्म मरीज़ खुद करेगा या उनका मॉलिज करेंगे? ये दोनों के साथ ही बैठ के एक डिसीजन के ऊपर आया जाएगा, क्योंकि आपको इस पेशेंट को कॉन्स्टेंटली वॉच भी करना है ना, क्योंकि ये एक दफ़ा अगर रिस्क दे चुका है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये आगे जाके भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर पेशेंट खुद से बंद करेगा वो तो मेरे ख्याल में मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्टर उनसे कंसर्न किए बगैर बंद कर देगा तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर उनको फॉलो अप नहीं कर पाएंगे शायद। अच्छा, अगर इस बारे में नहीं सोचा जाएगा कि अब शायद ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया होगा, तो बाकी साथ में दूसरे कोमॉर्बिड्स अगर ख़राब हो रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल तो सही नहीं रहेगा, ऐसा भी सोचना चाहिए। तो फिर हम इसको जब कॉन्स्टेंटली चेक करते रहेंगे, इट्स ऑल अबाउट द फॉलो अप। अगर चेक करने पे वो दोबारा सामने आता है तो उसका इलाज दोबारा शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये फालिज का और कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने का ये क्या ताल्लुक़ है? फालिज का और कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने का बिल्कुल वैसे ही सिमिलर ताल्लुक़ है जैसे कि दिल के दौरे का और कोलेस्ट्रॉल के होने का है। जो दिमाग की रगें हैं, अगर उनके अंदर जाके ये आके डिपॉजिट हो जाता है तो फिर वो वहाँ पे जाके फालिज कर सकती हैं। तो जैसे वही है ना कि वहाँ से ब्लड सप्लाई का गुजरना जो है वो कम हो गया, जब कम हो गया तो फिर वहाँ पर आगे की तरफ हमारे नुकसान डेवलप हो जाता है। जैसे जो नुकसान जब हार्ट में होता है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, ये एक तरीके से ये ब्रेन स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक है डॉक्टर उरूज, हमें ये बताएं कि फालिज की अलामात क्या होती हैं? अगर किसी को खुदा ना खास्ता घर पे फालिज हो रहा है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ऐसे मरीज़ को फालिज हो रहा है? वो मरीज़ जो कि शायद पहले से कभी भी हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ज़्यादातर कोमॉर्बिड्स इतने ज़्यादा जल्दी सामने आते
नहीं है अनलेस दे आर कॉम्प्लिकेटेड। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जो जिनको शुगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है उनको ज़रा सा वॉच किया जा सकता है, लेकिन फालिज के मरीज़ हमारे पास आते हैं किसी भी एक तरफ की वीकनेस के साथ, कि कोई लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि होश हवास ख़राब हो जाए, उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि बोलना जो आवाज़ है वो बिल्कुल चली जाए, लेकिन एक तरफ की कोई वीकनेस होती है वो कंप्लीट भी हो सकती है पूरी तरीके से, वो पार्शियल भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो नस को सप्लाई कर रही थी वो कितनी ज़्यादा ब्लॉक हुई है। ठीक है, क्या ब्लड प्रेशर भी इसमें बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर भी ब्लड प्रेशर का बढ़ना इसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर हो सकता है। अच्छा। कि उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से इसने उस जगह को प्रोवोक कर दिया कि वो आगे जाके स्ट्रोक कॉज हो गया उसके। और फिर ऐसे मरीज़ को क्या करना चाहिए अगर फालिज हो रहा है? ऐसे मरीज़ को जिसको एक तो सबसे पहले अपने मॉलिज के पास फ़ौरन आके अपना तशख़ीस कराएं कि हुआ क्या है। दूसरी चीज़ एक ये है कि फिर ये जो हुआ है, जो फालिज हो गया, तो इसकी पीछे वजह क्या रही, ब्लड प्रेशर बढ़ा या साथ में शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है या दिल की तरफ से कोई और नुकसान आया है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एक फालिज का नहीं होगा, इसके लिए पूरी की पूरी बॉडी को देखना पड़ेगा, बाकी सारे आज़ा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर। डॉक्टर उरूज, पेनक्रियाटाइटिस भी, जो पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन है, वो भी ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से होती है। अगर बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हों तो इसको किस तरह हम कम कर सकते हैं? हमें पेनक्रियाटाइटिस के बारे में ये भी, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस फेयरली हमारी वाली जो वो है एनवायरनमेंट है, साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अकरेंस भी ज़्यादा हो रही है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को हमें कम करने के लिए वही सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हम एलडीएल को कम करने के लिए कर रहे थे। अपनी डाइट में से जो सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि तरी के अंदर आती हैं, या जो मीट है आपका, रेड मीट है, इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, सो दैट आपको आगे जाके ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में कोई पेनक्रियाटाइटिस का एलिमेंट नहीं रहता। और दवाइयों का कितना रोल है इसमें? दवाइयों का रोल, अगर आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं तो उनको कम करने के लिए दी जा सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ दवाइयों के ऊपर रहें और आप साथ में अपनी डाइट को मॉडिफाई ना कर पाएँ तो मेरे ख्याल में फिर इसके बाद हमें पूरी रिकवरी नहीं मिल पाएगी। द रिस्क इज़ गोइंग टू बी देयर। और वॉक का कितना ताल्लुक है ये पेनक्रियाटाइटिस और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने? वॉक का इंटर्न ताल्लुक ऐसे है कि जैसे वॉक के साथ आप अपनी जो दवाई जो इलाज चल रहा है उसको और मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से जो बना हुआ है आप उसको जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उसकी प्रोडक्शन के ऊपर या आप पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आप वॉक को इंक्लूड कर सकते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन द। डॉक्टर उरूज रियाज, आखिर में हमारे नाजरीन को बताएं कि आप किस तरह फालिज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में हम जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अभी अपने लेवल के ऊपर कुछ चेंजेस फ़ौरन से अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में करना शुरू कर देनी चाहिए। द रीज़न इज़ कि अगर हम अभी ये चेंजेस नहीं करते तो एक तो हमारी जो कोमॉर्बिड प्रोफाइल है वो बढ़ती जा रही है, शुगर के फॉर्म में भी, ब्लड प्रेशर के फॉर्म में भी, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में भी, और हम यही आदतें अपने बच्चों में भी मुंतकिल करते चले जा रहे हैं। तो अगर हमें ये चेन ब्रेक करनी है तो उसके लिए स्टेप इस जनरेशन को लेना पड़ेगा। जितने भी लोग अपने 20s और 30s में हैं, नो मैटर उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी खाते थे, उस वक्त का एनवायरनमेंट मुख्तलिफ था, उस वक्त का स्ट्रेस लेवल मुख्तलिफ था। अब के लोगों को कुछ चेंजेस सडनली करने पड़ेंगे अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल के अंदर। एंड हमारे जो इस वाले जनरेशन के लोग हैं, इनका लाइफस्टाइल उन लोगों से बहुत वर्स और बहुत मुख्तलिफ है। तो हम अपने आप को डेलिब्रेटली उस रिस्क के ऊपर करें, तो इस बारे में कुछ चेंजेस हमें लेने पड़ेंगे। अपनी स्मोकिंग की हैबिट्स को, अपने उठने बैठने के लिए हम दूसरी एक्टिविटीज़ तलाश करें जिसके लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अपने कोमॉर्बिड्स को ज़्यादा जल्दी चेक करना शुरू करें अपने किसी भी एक फ़िज़िशियन से। हम ये नहीं सोचें कि जब दिल का दौरा पड़ जाएगा तभी फ़िज़िशियन को देखा जाएगा। एक बात जो बाहर के ममालिक में होती है, एक रेगुलर चेकअप के फॉर्म में, उसमें हमारी यंग पॉपुलेशन नहीं आती अपने कोमॉर्बिड्स देखने के लिए कि क्या मुझे ये डेवलप तो नहीं होने वाला। साथ में काउंसलिंग, साथ में अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के बाद हम मेरे ख्याल में एक बेहतर नेशन की तरह हम सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जैसे डॉक्टर उरूज रियाज ने बताया कि अपना बहुत ख्याल रखें और अपना फॉलोअप करवाते रहें ताकि आपको पता चले कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल क्या है, ताकि आप, अगर ये बीमारियां आपको नहीं हैं और होने का अंदेशा है, तो जल्द ही इनको पकड़ लिया जाए
और इनका इलाज जल्द किया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।